強い気持ち。花オバポ。はい、マジお届け物ですか？今飛んじゃダメだって。वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी जो एक ओरिजिनल एनिमे पर आधारित रियल मूवी है। ये एक 13 साल की टीनेज लड़की की कहानी है जो विच बनना चाहती है, यानी जादूगरनी बनना चाहती है। लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए उसको एक टास्क पूरा करना होगा। टास्क उतना आसान नहीं है जितना उसे दिखता है। वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या करती है और इस सफर में उसे कैसे कैसे एडवेंचर्स एक्सपीरियंस होते हैं, जानने के लिए चलिए देखते हैं आज की मजेदार मूवी जिसका नाम है किकीज डिलीवरी सर्विस। दोस्तों वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में विचेस और मैजिशियन के एक सीक्रेट गांव को दिखाते हैं। यहाँ एक घर में एक कपल अपनी प्यारी गुड़िया जैसी बेटी के साथ खेल रहे होते हैं। इस क्यूट बेबी का नाम किकी है और यही हमारी मूवी की हीरोइन भी। किकी की माँ एक विच है और उसकी माँ नानी सभी विचेस थी। किकी के पिता एक नॉर्मल इंसान है। इनके लाड प्यार में किकी बड़ी होती है लेकिन अभी भी वैसी ही चबी और क्यूट है। वो एक पेंटिंग को देखती है और अपनी कैट से कहती है मैं भी बड़ी होकर माँ की तरह विच बनूंगी और दुनिया घूमूंगी। कैट का नाम है जीजी और सिर्फ किकी ही उसकी बातें समझ सकती है। किकी की माँ तो विच है ही लेकिन वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करती बल्कि गाँव के लोगों को हर मर्ज की दवा बना कर देती है। एक दिन वो दवा डिलीवर करने के लिए निकलने ही वाली होती है पर नटखट किकी उनका बैग फेंक कर झाड़ू पर बैठ जाती है और कहती है मम्मा आज मैं उठकर जाऊंगी और सबको दवाइयाँ डिलीवर करूंगी, आजा जीजी तू भी आजा। ये कहकर वो जीजी को भी बिठा लेती है और छू करके आवाज देकर बाहर की ओर कूदती है पर थोड़ी ही देर में मम्मी करके जोर से चिल्लाती है। अगले सीन में जीजी बैंडेज लगाकर बैठा होता है। वो केकी को घूरता है कि मेरी ही मौत मारी गई थी जो मैं तेरे साथ उड़ने को चला। केकी की माँ उसके घाव साफ करके दवा लगाती है और बड़े प्यार से समझाती है कि देख चुटकी जब तू 13 साल की हो जाएगी तभी पूरी तरह उड़ पाएगी, तब तक तुम्हें सब्र करना होगा बस। अगले सीन में वो दिन भी आ जाता है जब किकी अपने 13 साल पूरे कर लेती है। लेकिन विचेस के समूह में एक ट्रेडिशन होता है कि 13 साल की उम्र में विचेस को इस गांव से दूर नॉर्मल इंसानों के साथ कम से कम 1 साल तो गुजारना ही पड़ेगा तभी वो पूरी तरह विच बन सकती है। किकी खुशी से पैकिंग करती है क्योंकि वो बचपन से दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती थी। पूरा गांव उसे विदा करने आता है। किकी की माँ जीजी से कहती है कि अब तुम्हें किकी का ख्याल रखना होगा। जीजी भी झाड़ू पर बैठकर कहता है हाँ हाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इस तरह किकी अपनी एक्साइटिंग जर्नी पे निकल पड़ती है और यहाँ मूवी का टाइटल किकीज डिलीवरी सर्विस डाल के होती है मूवी शुरू। किकी पहाड़ों नदियों जंगलों के बहुत दूर उड़कर जाती है। ठंड बहुत ही ज्यादा होती है और जीजी तो कांपता हुआ किकी की शॉल के अंदर घुस जाता है। तभी सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है। किकी ने इतना खूबसूरत नजारा सिर्फ पेंटिंग्स में ही देखा था, इसे रियलिटी में देखकर वो पानी में खेलने लग जाती है और बहुत इंजॉय करती भी उड़ती है। तभी उसकी नजर एक आइलैंड पर पड़ती है और वो आइलैंड के मार्केट के ऊपर उड़ने लग जाती है। यहाँ के लोगों ने विचेस के बारे में सिर्फ सुना था लेकिन किसी ने आज तक किसी विच को देखा नहीं था। किकी को झाड़ू पर उड़ते हुए देखकर वे हैरान रह जाते हैं। मार्केट में ढेर सारी फिशेस को देखकर जीजू बड़ा खुश होता है कि चलो भैया आज तो दावत है दावत। सब किकी के पीछे पीछे भागते हैं। तभी वहाँ पर टैबू नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जो इस मूवी का सेकंड हीरो है। किकी गांव से दूर एक जंगल में लैंड करती है और खुशी से चिल्लाती है कि मुझे ये गांव बहुत पसंद है, मैं 1 साल यहीं रहूंगी। जीजू उसे वार्न करता है कि अनजान जगह में इतनी उछल कूद करना अच्छा नहीं है, अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब दूंगा। अगले सीन में किकी की माँ को दिखाते हैं जिसने किकी को एडवाइस दिया था कि विचेस को हमेशा ब्लैक ड्रेस पहननी चाहिए क्योंकि हमें किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहिए। किकी उदास बैठी हुई है कि वो पिंक ड्रेस को नहीं पहन सकती। उसकी माँ समझाती है कि एक अच्छी विच वही होती है जो माइंड को एक चीज पर फोकस कर सके, उसे भटकने ना दे। ये सारी एडवाइस उसकी माँ ने एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके दी होती है। किकी वही सुन रही होती है लेकिन अचानक टेप रुक जाता है। दरअसल किकी जंगल समझकर एक जू में लैंड हो गई थी और रात को यहीं सो गई। एक छोटा हिप्पो उसका टेप रिकॉर्डर खींच रहा होता है। तभी जू कीपर किकी को पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? किकी घबराकर अपने झाड़ू पर चढ़कर उड़ने लग जाती है। जू के सारे जानवर उसे आवाज देने लग जाते हैं। जू के लोग तो किकी को जादू टोना करने वाली समझकर वहां से भगाई देते हैं। फिर किकी वहां से दूर एक पहाड़ी इलाके में पहुंचती है जहाँ पर एक विंडमिल, एक खूबसूरत गार्डन और 2-3 घर होते हैं। ये जगह अच्छी रहेगी ये सोचकर किकी वहीं लैंड करती है। अरे वाह, यहाँ तो बेकरी भी है। केक और बन को देखकर तो किकी की भूख और बढ़ने लग जाती है। वो झाड़ू के साथ ही बेकरी के अंदर चली जाती है
पर बेकरी की ओनर जिसका नाम ओसाना है वो झाड़ू को देखकर किकी को बाहर भेज देती है। किकी बेचारी बाहर बैठकर अपना बैग चेक करती है, लेकिन उसकी माँ ने खाना तो दिया ही नहीं, सिर्फ कुछ दवाइयाँ और कुछ लेटर्स दिए हैं। उसके पेट में चूहे रनिंग कर रहे होते हैं। तभी ओसाना उसे बुलाकर कहती है कि तुम्हारी ड्रेस तो फटी हुई है, चलो मैं उसको सी देती हूँ। थैंक यू दीदी, ये कहकर किकी ओसाना के पीछे पीछे जाती है। फिर ओसाना उसकी ड्रेस को स्टिच करती है और उसे खाना भी देती है। दरअसल ओसाना प्रेग्नेंट है और उसे किकी बहुत ही पसंद आती है। किकी बताती है मैं तो एक विच हूँ। तो ओसाना कहती है कि मुझे भी उड़ना सिखाओगी क्या? अरे नहीं दीदी, ये तो फैमिली के जीन्स में होता है, हर कोई नहीं उड़ सकता। अब अपनी सिली हुई ड्रेस देखकर किकी बहुत ही खुश होती है। ओसाना पूछती है तुम इस जगह में सर्विस करोगी, कैसा रहेगा? किकी बताती है कि मैं तो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर मिनटों में चीजें डिलीवर कर सकती हूँ। तो ठीक है किकी, कल से पास के आइलैंड में चीजें तुम ही डिलीवर करना। ये कहकर वो किकी को वहीं रहने की जगह भी दे देती है। किकी खुशी के मारे यहीं सेटल हो जाती है और किकी डिलीवरी सर्विस का बोर्ड भी बाहर टांग देती है। अगली सुबह उसे कॉल आता है, हेलो किकीज डिलीवरी सर्विस। ये कहकर वो कॉल स्टार्ट करती है, लेकिन कॉल उसके लिए नहीं होता, बेकरी के लिए होता है। एक के बाद एक करके बेकरी के ऑर्डर मिलते हैं, पर किकी डिलीवरी सर्विस के लिए कोई कॉल नहीं आता। वो उदास हो जाती है। ओसाना समझाती है कि बिजनेस को पिकअप करने में कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे ही, अभी से मायूस क्यों होती हो? 3 साल? पर मेरे पास तो 1 ही साल का टाइम है। और तभी टोबो वहां पर आता है और किकी को एक बुक डिलीवर करने को कहता है। अपनी पहली डिलीवरी पाकर किकी का तो खुशी का ठिकाना रहता है नहीं। वो अपना झाड़ू उठाती है और उसमें कुछ ही मिनटों में आइलैंड के एक स्कूल में लैंड करती है। वहाँ 3 नटखट बच्चे उसे घेर लेते हैं और तभी टोबो भी वहीं पहुंच जाते हैं। किकी पूछती है बुद्धू कहीं के, तुम खुद ही इस बुक को यहीं लेके आ जाते तो क्या दिक्कत थी? एक्चुअली हम देखना चाहते थे कि तुम कैसे उड़ती हो और कितनी तेज उड़ती हो। ये सुनकर किकी फिर उदास हो जाती है। वो तो डिलीवरी के पैसे भी नहीं लेती और वहां से उड़ जाती है। रास्ते में एक औरत उसे अपने काम के लिए बुलाती है। किकी फिर खुश होकर उसके पीछे जाती है। वो औरत एक लॉन्ड्री चलाती है और उसका ड्रायर खराब हो गया है। वो किकी को उसकी मैजिक पावर्स यूज करके उसे रिपेयर करने को कहती है। किकी कहती है सॉरी आंटी, मैं सिर्फ उड़कर चीजें डिलीवर कर सकती हूँ, ऐसे मैं ठीक नहीं कर सकती। तब उस औरत को कुछ सोचता है और वो किसी को बाहर लेके जाती है। फिर उसके झाड़ू के साथ रस्सी बांधकर उस पर अपने कपड़े सुखाती है। किकी उड़ती है तो कपड़े भी तेजी से हवा में जल्दी से सूख जाते हैं। अरे वाह, पैसे कमाने का ये आइडिया तो बुरा भी नहीं है। ये सोचकर किकी इस काम को बहुत इंजॉय करती है और दूर दूर तक उड़ने लग जाती है। ये नजारा देखकर तो गांव के लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और लॉन्ड्री में कपड़े सुखाने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। लॉन्ड्री की ओनर कहती है ये कपड़े सुखाने का काम नहीं करती बल्कि डिलीवरी सर्विस भी चलाती है। इस तरह किकी की कंपनी को पब्लिसिटी मिल जाती है और गाँव के लोग उसकी सर्विस को यूज करने लग जाते हैं। पहली डिलीवरी में किकी एक छोटी बच्ची को उसका बर्थडे गिफ्ट देने जाती है। उस बच्ची का चेहरा ऐसा खिलता है कि किकी तो बहुत ही सेटिस्फाइड फील करती है कि चलो लोगों को मेरे काम से खुशी तो मिल रही है। अब गांव के सारे लोग किकी को जान गए हैं और उसकी सर्विस अच्छे से यूज करते हैं। पहले दिन की खुद की कमाई का खाना उसे बहुत ही टेस्टी लगता है। जीजी कहता है कि अरे एक ही दिन तो काम हुआ है, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती हो? अभी पूरा साल बचा है बहना। हाँ तो क्या हुआ, मैं तो चिल्लाऊंगी किकी यू आर द बेस्ट। इस तरह पहाड़ों को अपने दिल की बात सुनाकर वो घर जाती है। अगली सुबह किसी के गाने की आवाज आती है। ओसाना का पति किकी के झाड़ू से खेल रहा होता है और बहुत ही अच्छा गाना भी गाता है। ओसाना और उसका पति किकी को एक रिकॉर्ड दिखाते हैं जिसमें कारा नाम की सिंगर ने ये गाना गाया होता है। ये दोनों कारा के कॉन्सर्ट में ही पहली बार मिले थे, फिर प्यार हुआ, फिर शादी और अब बच्चा होने वाला है। जब कारा गाती थी तो उसके आइलैंड से इस आइलैंड तक सुनाई देता था, लेकिन अब उसने गाना छोड़ दिया है और ना ही वो किसी से मिलती है। हमें तो उनका ऑटोग्राफ चाहिए लेकिन कोई उनसे मिल नहीं सकता। अब किकी आइडिया देती है कि आप उनके लिए कोई स्पेशल बेकरी आइटम बनाकर रखिए, उसे मैं डिलीवर करके आऊंगी और ऑटोग्राफ भी लेके आऊंगी। ये सुनकर तो ओसाना एकदम खुश हो जाती है। तभी वो शैतान बच्चे जिन्होंने किकी को सताया था वे उसका झाड़ू लेकर भागते हैं। ओसाना किकी को साइकिल में उन्हें चेज करने को कहती है, पर अपनी किकी तो सिर्फ झाड़ू पर उड़ना जानती है, साइकिल को कैसे उड़ाएगी बेचारी। अब वो बच्चों को पैदल ही चेज करती है। दोनों छोटी छोटी गलियों में एंटर करके भागते हैं और किकी उन्हें पकड़ नहीं पाती। फिर आखिर में जीजी उन पर अटैक करके उन्हें रोक लेता है। दरअसल ये टोबो की जगह है। इतने में किकी भी वहाँ पहुँच जाती है। वो टोबो को डांटती है कि आखिर तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? उस दिन तो झूठ बोलकर मुझे बुला लिया कि बुक डिलीवर करनी है, आज मेरा झाड़ू उठा लेके आए। टोबो कहता है कि हमें देखना है कि ये झाड़ू कैसे काम करता है। लो ये देख लो, ये कहकर किकी झाड़ू देती है। लेकिन ये उड़ता कैसे है? किकी बताती है कि ये मैजिक से उड़ता है। मैजिक शब्द सुनकर टोबो को तो गुस्सा ही आता है।
किकी देखती है कि टोबो एक साइंटिस्ट है और उसे मैजिक वैजिक में बिल्कुल भी विश्वास नहीं, पर वो भी उड़ने की मशीन बना रहा होता है। किकी उसकी लैब देखना चाहती है, लेकिन वो किकी को धक्का दे देता है। किकी फिर उसको डांट कर चली जाती है। अब वो सिंगर कारा के घर पहुंचती है। कारा उसे गुस्सा करती है कि तुम विच हो क्या, झाड़ू लेकर यहाँ क्यों आई हो? अरे मैडम, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे देखते ही पहचान लिया आपने। आपकी एक डाई हार्ड फैन है, उसका नाम है ओसाना। उसने ये टेस्टी पेस्ट्रीज आपके लिए भेजी हैं, आप प्लीज इनको खाइए और एंजॉय कीजिए। और हाँ, मुझे पर्सनली आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए। पर कारा बिलीव करती है कि उसकी आवाज पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, इसलिए वो ऑटोग्राफ देने के काबिल भी नहीं है। तभी किकी एक फोटो को देखती है जिसमें कारा की दीदी ने एक झाड़ू पकड़ के रखा हुआ है। कारा बताती है कि मेरी दीदी भी एक विच थी और ये बच्ची उसी की बेटी है। एक बार मेरी दीदी एक समुद्र के ऊपर उड़ रही थी, बहुत तेज तूफान चल रहा था, जिसकी वजह से उसका झाड़ू टूट गया और वो समुद्र में गिरकर मर गई। उस दिन के बाद मैंने गाना गाना ही छोड़ दिया और आगे भी कभी नहीं गाऊंगी। अब किकी कारा को एनकरेज करने की बहुत कोशिश करती है कि जब मैं गाँव में नहीं आई थी तो ओसाना दीदी ने रात को अपना गाना प्ले किया था। उसे सुनकर मेरी सारी मायूसी गायब हो गई और मुझे खुद पर विश्वास होने लगा। आपकी आवाज से कितने ही लोगों की उम्मीदें जाग सकती हैं, आप ट्राई तो कीजिए। पर वो साफ इनकार कर देती है। ओसाना दीदी प्रेग्नेंट है, प्लीज उनके खातिर तो ऑटोग्राफ दे दीजिए। नो, गेट आउट, ये करके कारा चिल्ला देती है। अब किकी बेचारी घर जा रही होती है। तभी एक रेडियो में बताते हैं कि जू में शेर के बच्चे ने बेबी हिप्पो की पूंछ को चबा लिया और वो दर्द से तड़प रहा है। पर बीच बीच में जू कीपर माइक छीनकर कहता है कि जब से वो विच आई है तब से जानवर एकदम जानवर बन गए हैं। अरे पागल आदमी, जानवर नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे? लेकिन वो बाज नहीं आता। किकी गुस्से में रेडियो ऑफ कर देती है कि इसमें मेरी क्या गलती है। तब उसको एक नई कस्टमर मिलती है जिसका नाम है साकी। वो किकी को एक लेटर देती है और उसे पार्क में अपने 3 फ्रेंड्स को डिलीवर करने को कहती है। किकी खुश होकर तुरंत लेटर ले जाकर डिलीवर करती है, लेकिन ब्लैक एनवलप देखकर लड़कियां डर डर कर भागती हैं कि विच शाप देने आई है। सब किकी को घूरते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है कि ये लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तभी साकी आकर उसे डिलीवरी के पैसे देती है, पर किकी इंकार करती है। साकी रिवील करती है कि वो लड़कियां मेरी फ्रेंड्स नहीं है, वो तीनों मुझे बुली करती थी, इसलिए मैंने उन्हें डराया था कि कल एक विच तुम्हें लेटर डिलीवर करेगी और तब तुम तीनों मर जाओगी। अब किकी बहुत दुखी होती है कि साकी ने अपना बदला चुकाने के लिए पूरे गांव के सामने किकी की इंसल्ट करवा दी। किकी समझ जाती है कि इंसानों के बीच रहना कितना मुश्किल है। वो घर आती है तो एक औरत ओसाना से बहस कर रही होती है कि ये गुड़िया विच ने डिलीवर की थी, इसमें भी उसी का शाप होगा। किकी देखती है कि उसकी डिलीवर की हुई हर चीजें उसे रिटर्न की जा चुकी हैं, क्योंकि लोगों को डर है कि उन्हें किकी का शाप लगेगा। ये देखकर तो किकी का दिल ही टूट जाता है और वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। वो बहुत ही इंसल्टेड फील करती है कि इस गांव में कोई मुझ पर विश्वास करता ही नहीं। तब ओसाना उसको एक डिलीवरी देती है कि मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, प्लीज मेरा काम कर दो। अब किकी ओसाना का आइटम लेके जाती है, पर रास्ते में उसका झाड़ू ठीक दिशा में नहीं उड़ता और यहाँ वहाँ भटकने लगता है। किकी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती और जंगल के बीच गिर जाती है। जीजी भी उसके साथ था, लेकिन न जाने वो कहाँ गिर गया। ओसाना का दिया हुआ फूड आइटम भी नीचे गिर जाता है। अब किकी परेशान है कि ओसाना का विश्वास तो मुझ पर से अब उठ जाएगा, मुझे सबसे पहले ये आइटम डिलीवर करना होगा। फिर वो झाड़ू को पैरों के बीच दबाकर उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन झाड़ू तो टूट जाता है। अब वो करे तो करे क्या? बेचारी पैदल चल के उस कस्टमर को डिलीवर कर देती है। एक तरफ जीजी गायब है और दूसरी ओर फ्लाइंग झाड़ू टूट गया। तभी वो देखती है कि टोबो अपने बनाए हुए प्लेन में पहली बार उड़ने जा रहा है। किकी चिल्लाती है कि मत उड़ो यार, हवा बहुत तेज है, तुम गिर जाओगे। लेकिन टोबो को कुछ सुनाई नहीं देता और वो अपना पैडलिंग शुरू करता है। करते करते वो उड़ने लगता है और क्या शानदार उड़ान है। पर तेज हवा से प्लेन के विंग्स टूट जाते हैं और टोबो बीच पर गिर जाता है। उसके पेट में गहरी चोट आती है। तभी किकी वहां पर पहुंचती है और अपनी माँ की दी हुई दवा लगाती है। इतने में गांव वाले भी वहां पर आ जाते हैं। उन्हें देखते ही किकी भाग जाती है, वरना वे किकी को ही इस एक्सीडेंट का दोषी ठहराएंगे। पर वो अपना टूटा हुआ झाड़ू वहीं छोड़कर चली जाती है। घर जाकर वो अपनी चोट पर दवा लगाती है। उड़ना ही तो किकी की पहचान बन गई थी और वही उसका कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन अब वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है क्योंकि वो उड़ नहीं सकती। तभी उसे अपनी माँ की परछाई दिखाई देती है और वो उन्हें अपनी दुविधा बताती है। माँ कहती है कि अगर तुम कोई काम नहीं कर पा रही हो तो इसका मतलब है कि तुमने जी जान से कोशिश नहीं की और उड़ने की शक्ति या जादुई झाड़ू ये सब तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे अंदर है, तुम उसे समझो बेटा, तभी तुम एक अच्छी विच बन पाओगी। पर चाहे कुछ भी हो जाए, अपने चेहरे की स्माइल कभी मत खोना।
और तभी खिड़की पर जीजी की आवाज आती है। किकी बड़ी खुश होती है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ, पर वो ओसाना को अलविदा कहकर निकलने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर टोबो आ जाता है। वो किकी का टूटा हुआ झाड़ू फिक्स करके लाया होता है। किकी उससे उसके घाव के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि तुमने जो दवा लगाई उससे मेरी चोट तो झट से ठीक हो गई। डॉक्टर्स तो खुद हैरान रह गए। हाँ, वो मेरी माँ की बनाई हुई दवा है और मेरी माँ एक सुपर विच है। टोबो उसे थैंक यू कहता है और किकी को उससे बात करके थोड़ा अच्छा लगता है। टोबो बताता है कि मुझे उड़ने का बहुत शौक है। मेरी पहली उड़ान सिर्फ कुछ ही सेकंड्स की थी, लेकिन वो मेरी लाइफ की सबसे यादगार सेकंड्स थे और मेरी इंस्पिरेशन तुम हो। तुम्हें देखकर मुझे पता चला कि उड़ने में कितना मजा है। पर किकी मायूस है कि अब मैं उड़ नहीं सकती, मुझे उड़ने के अलावा तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो एकदम यूजलेस हो गई हूँ। तब टोबो उसे खींच कर लेके जाता है और अपनी साइकिल पर बैठने को कहता है। फिर वो उसे साइकिल चलाना सिखाता है। पहले तो वो पीछे से साइकिल को पकड़ता है, लेकिन कुछ ही देर में किकी बिना किसी सपोर्ट के खुद ही चलाने लग जाती है। हाँ, मुझे साइकिल चलाना आ गया, मुझे आ गया, मजा आ गया, ये कहकर किकी एकदम मजे से चिल्लाती है। तब टोबो उसे समझाता है कि लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता, आइंदा कभी क्विट मत करना, समझी। उसी शाम ओसाना किकी को बताती है कि जू में तुम्हारी मदद की जरूरत है, पर किकी कहती है मैं किसी काम की नहीं हूँ, सच बताऊं तो। ओसाना फिर उसको थोड़े बंस देकर तुरंत जाने को कहती है, वरना बेबी हिप्पो की जान खतरे में आ जाएगी। क्योंकि अपना रिपेयर किया हुआ झाड़ू लेकर जाती है और रास्ते भर उड़ने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उड़ नहीं पाती और सारे बच्चे उसे बेकार विच करके चिल्लाते रहते हैं। पर वो झाड़ू लेकर किसी तरह जू पहुंच ही जाती है। मैनेजर बताता है कि हमारे बेबी हिप्पो की तबीयत बहुत खराब है और उसे पास के आइलैंड पर लेके जाना है जहाँ वेटनरी हॉस्पिटल है। पर जू कीपर विच को डांटता है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ तुम ही हो, पर बाकी लोग किकी को सपोर्ट करते हैं। जू कीपर कहता है कि हिप्पो अपने बच्चे को तुम्हारे भरोसे नहीं भेजेगी। अब किकी उसकी बकबक बंद करवा के बेबी हिप्पो को बड़े प्यार से बुलाती है। तभी मम्मी हिप्पो अपने बच्चे को किकी के पास पुश करती है। मतलब मम्मी हिप्पो को किकी पर पूरा भरोसा है। ये देखकर किकी इतना खुश होती है कि पूछो मत। सब मिलकर एक छोटे एयरबोर्ड को किकी के झाड़ू के साथ बांध देते हैं, जिसमें वे बेबी हिप्पो को बिठाते हैं। और तब जो टास्क किकी को इम्पॉसिबल लग रहा था वो अब उसे पॉसिबल लगता है और वो मन ही मन ठान लेती है कि मैं ये कर सकती हूँ। उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि जी जान से कोशिश करोगी तो सब कुछ पॉसिबल है। अब वो पूरा मन पूरी कंसंट्रेशन के साथ लगाकर उड़ने की कोशिश करती है और इस बार तो टूटे हुए झाड़ू में भी नई शक्तियां आ जाती है। क्योंकि रियलाइज करती है कि उसके उड़ने की शक्ति झाड़ू में नहीं बल्कि उसके मन में है। उसे आइलैंड का रास्ता दिखाने के लिए टोबो भी साथ में जाता है। रास्ते भर आंधी तूफान तेज बारिश होती है, लेकिन किकी ने ठान लिया है कि वो किसी भी तरह बेबी हिप्पो को बचाएगी। रेडियो पर भी किकी की हिम्मत के बारे में बता रहे होते हैं। यहाँ तक कि जू कीपर भी रेडियो पर किकी की बहुत प्रशंसा करता है। किकी के रास्ते में एक बहुत बड़ी चट्टान आ जाती है। बोट चट्टान से टकराने वाली होती है। तभी टोबो अपने इंटेलिजेंस का डेमो देता है। वो झट से चट्टान पर कूद जाता है ताकि बोट का वेट कम हो जाए और वो पत्थर से ना टकराए। फिर चट्टान के उस तरफ वो फिर से बोट को पकड़ लेता है। किकी और टोबो उस आइलैंड की ओर तेजी से बढ़ रहे होते हैं। उसी आइलैंड में कारा रहती है। उसकी दीदी की बेटी रेडियो पर न्यूज सुनकर बहुत एक्साइटेड होती है और किकी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ करके चीयर करने लगती है। पर तूफान में किकी रास्ता नहीं देख पाती और एक ही जगह चक्कर लगा रही होती है। बहुत देर बाद वो थक जाती है और उसे नींद आने लग जाती है। वो आंखें बंद करके नीचे गिरने वाली होती है कि अचानक एक मीठी आवाज उसे सुनाई देती है। ये कारा की आवाज है जो किकी को दिशा दिखाने के लिए गा रही है। तूफान के बीच भी कारा की आवाज किकी को साफ सुनाई देती है और वो उसी दिशा में आगे बढ़ती है। आइलैंड पहुंचकर वो ठीक उस वेटनरी हॉस्पिटल के पास जाकर लैंड करती है। किकी तो पेड़ पर लटक रही होती है, लेकिन बेबी हिप्पो सेफ होता है। वेटनरी डॉक्टर हिप्पो को देखता है और उसकी पूंछ की जगह पर एक छोटा क्लॉक बांध देता है। किकी और टोबो तो हंसने लगते हैं कि डॉक्टर अंकल, हम आंधी तूफान से इसको लेकर आए हैं और आप हैं कि मजाक कर रहे हैं। डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि इस हिप्पो ने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, इसकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। दरअसल जब इसकी पूंछ को शेर ने काट फेंका तो इसे लगा कि इसकी जिंदगी खत्म हो गई। मतलब इसके शरीर और दिमाग के बीच का बैलेंस जरा डगमगा गया, इसलिए इसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है और मरने के लिए खुद को तैयार हो गया। पर मैंने जो ट्रीटमेंट किया है इससे उसे लगेगा कि भैया अपनी तो पूंछ फिर से निकल आई है, अब तो मैं 100 साल जीऊंगा। खाना खा लो यार, बहुत भूख लगी है। वाह, पूंछ में इतनी भारी फिलॉसफी। ये सिर्फ वैसे जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी एप्लीकेबल है। हम अक्सर अपनी हिम्मत और ताकत को किसी भारी चीज के साथ जोड़ देते हैं कि मेरे पास ये चीज होती तो मैं ये कर सकती, वो कर सकती, लेकिन असली ताकत और हिम्मत तो हमारे अंदर है। हम अक्सर उन्हें भूल जाते हैं। इस सुपर डॉक्टर की बात से किकी को भी अपनी सीख मिल चुकी है और वो खुशी खुशी बेबी हिप्पो को लेकर अपने आइलैंड वापस आती है। पर वहाँ का नजारा उसे हैरान कर देता है। जो लोग किकी को शाप देने वाली विच बताकर बदनाम कर रहे थे वह जोर
जोरों शोरों से किकी का स्वागत करते हैं। ये देखकर किकी की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। और इसी के साथ ये जॉली गुड मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मूवी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली मजेदार मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।